विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ, पीजी कॉलेज बीकानेर। एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध, ये हमारा सब्जेक्ट है। और हम इस क्लास में जो टॉपिक की चर्चा पिछली 2 क्लासों से कर रहे हैं वो है एडवोकेट्स ड्यूटी टूवर्ड्स क्लाइंट। एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य है। और लास्ट हमने चर्चा की थी कि मुकदमे के निर्णय व परिणाम पर समाश्रित मेहनताने की संविदा न करने का कर्तव्य है, कि एडवोकेट जो होगा वो मुकदमे के निर्णय के आधार पर अपनी फीस का निर्धारण नहीं करेगा। इससे आगे हम आज बात कर रहे हैं कि अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अनियोज्य दावे में हित या हिस्सा प्राप्त करने का अनुबंध न करे, जो एक्शनेबल क्लेम है। नियम 21 के अनुसार कोई भी एडवोकेट अधिवक्ता किसी भी अनियोज्य दावे में हित अथवा हिस्सा प्राप्त करने के लिए अनुबंध नहीं करेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 टीपी एक्ट 1882 की धारा 3 के पैरा 6 के अनुसार एक्शनेबल क्लेम या अनियोज्य दावा ऐसे ऋण का दावा है जिसे सिविल न्यायालय में वाद चलाकर वसूल किया जा सकता है। तो नियम 21 हम ये कहता है कि कोई भी अधिवक्ता अनियोज्य दावे में हित अथवा हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करेगा, अनुबंध नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि नियम 22 की कि अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह उस माल की नीलामी में बोली न लगाए जिसमें वह किसी भी तरीके से व्यावसायिक रूप से हितबद्ध है। कि उस माल की नीलामी में बोली न लगाए जिसमें वह किसी तरीके से व्यावसायिक रूप से हितबद्ध है या हितबद्ध रहा था। क्या कहता है नियम 22 कि कोई भी अधिवक्ता कार्यवाही में पारित ऐसी डिक्री या आदेश जिसमें वह व्यावसायिक रूप से नियुक्त या संलग्न था के क्रियान्वयन में बेची जाने वाली संपत्ति में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने नाम में या किसी अन्य नाम में अपने लाभ के लिए या किसी अन्य के लाभ के लिए ना तो क्रय करेगा और न ही नीलामी में बोली लगाएगा। समझिए क्या कहता है ये नियम कि कोई एडवोकेट है जो किसी मामले में पहले पैरवी कर चुका है, संलग्न रह चुका है, उससे जुड़ा हुआ रह चुका है प्रोफेशनली, और उस मामले में अब निर्णय हो चुका है और उस निर्णय की डिक्री या आदेश की पालना में किसी संपत्ति की बोली लगाई जा रही है, नीलाम की जा रही है, तो वह उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगा, बोली नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसमें पहले से ही हितबद्ध रह चुका है, इसलिए वह वहां पर बोली नहीं लगाएगा। नियम 23 अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपनी फीस को निजी दायित्वों में समायोजित न करे। क्या कहता है नियम 23 कि कोई भी अधिवक्ता मुवक्किल के प्रति अपने निजी दायित्व, जो दायित्व नियोजन के दौरान उत्पन्न नहीं हुआ है, को अपने मुवक्किल द्वारा दे फीस में समायोजित नहीं कर सकता। यानी कि दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना होगा। आपके जो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं और जो आपके प्राइवेट रिलेशंस हैं, उन दोनों को अलग अलग रखना होगा। वे दायित्व जो नियोजन के दौरान उत्पन्न नहीं हुए हैं उन्हें अलग रखा जाएगा, और जो नियोजन के दौरान हुए वो व्यवहार अलग रखा जाएगा। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। कि निजी दायित्व जो नियोजन के दौरान उत्पन्न नहीं हुए हैं मुवक्किल द्वारा दे फीस में समायोजित नहीं कर सकता। क्या हो गया, पुराना कोई बकाया है जो उनके बीच में पर्सनली है, और एक दूसरा किस्सा क्या बन रहा है कि नियोजन के दौरान किसी पैसे का लेन देन है, तो ये दोनों हैसियत अलग अलग है। एक जब आपने उन्हें नियोजित किया है, दूसरा जो आपके व्यक्तिगत रिलेशंस में हुआ था, तो इन दोनों का समायोजन नहीं किया जाएगा। नियम 24 अधिवक्ता मुवक्किल द्वारा उसमें रखे गए विश्वास का दुरुपयोग ना करे। नियम 24 कहता है कि कोई भी अधिवक्ता मुवक्किल द्वारा उसमें रखे गए विश्वास का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही लाभ उठाएगा। अधिवक्ता और मुवक्किल का संबंध वैश्वासिक संबंध होता है और ये विश्वास पर आधारित है और अत्यधिक सद्भाव की अपेक्षा की जाती है। यानी कि फेडरल रिलेशंस जो आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़कर आए हैं
उसकी बात कर रहा है कि वह उस पर विश्वास करके कार्य करता है, इसलिए क्या करेगा, वह उस विश्वास का दुरुपयोग नहीं करेगा। नियम 25, अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह मुवक्किल से प्राप्त राशि का लेखा जोखा रखे। नियम 25 के अनुसार अधिवक्ता को चाहिए कि वह अपने मुवक्किल के धन का लेखा जोखा यानी कि बैलेंस शीट बना के रखे। इस लेखे जोखे में मुवक्किल अथवा उसकी ओर से प्राप्त धन यानी कि उसके क्लाइंट ने उसे कितना रुपया दिया, उसके लिए किए गए व्यय, कहाँ कहाँ खर्च किए गए, फीस के कारण घटाई गई रकम यानी कि कितना तो पैसा उसने दिया, कहाँ व्यय हुआ तो फीस के लिए कितनी राशि उसमें से ली गई, रकम तिथियों के साथ अन्य आवश्यक बातें दर्शित होनी चाहिए। यानी कि आपका जो लेखा जोखा रखा जाएगा एक तरीके से बही खाता हो गया कि कुल प्राप्त कितना हुआ और उसमें से खर्च कितना हुआ, और जो खर्च हुआ वो खर्च कहाँ हुआ, या तो फीस में आपने कि भाई आपने मुझे 5,000 रुपये दिए थे, उसमें से 2,000 रुपये तो क्या हो गए आपके इन कामों पे खर्च हो गए, पेपर बनवाए, कागज़ बनवाए, स्टाम्प बनवाया, और उसमें से 3,000 रुपये मैंने फीस के लिए लिए, या 2,000 लिए, 1,000 अभी भी बकाया पड़े हैं। तो तारीखों के साथ उसमें क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा कि कितना कितना राशि उसे प्राप्त हुई और उसने उसे किस प्रकार से खर्च किया। नियम 26 कहता है कि अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह प्राप्त धन का लेखों में उल्लेख करे। नियम 26 के अनुसार यदि मुवक्किल या उसकी ओर से धन प्राप्त होता है तो अधिवक्ता को चाहिए कि वह इस बात का उल्लेख करे कि वह धन फीस के लिए प्राप्त हुआ है, खर्चों के लिए प्राप्त हुआ है। ये भी स्पष्ट करे कि कार्रवाई के दौरान संबंधित मुवक्किल की लिखित सहमति के बिना कोई अधिवक्ता खर्चों के किसी भाग को फीस के लिए प्रयोग हेतु स्वतंत्र नहीं होगा। वह कहे कि साहब वकील साहब आप इतने रुपए फीस में ले लो तो ही वह उसमें से ली जाएगी, अन्यथा नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, नियम 27, अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह मुवक्किल की ओर से प्राप्त धन की सूचना शीघ्र अतिशीघ्र अपने मुवक्किल को दे। यदि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल की ओर से कोई धन प्राप्त करता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, तो उसे चाहिए कि वह शीघ्र अतिशीघ्र इसकी सूचना मुवक्किल को दे। यदि मुवक्किल इस धन की मांग करता है तो उसे चाहिए कि मुवक्किल को वह धन दे, और यदि मांग किए जाने के उपरांत वह धन मुवक्किल को नहीं देता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। हमने बात की कि एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट का विश्वास का संबंध है और वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये बात हमको इसको है कि वह क्या कर रहा है, अपने मुवक्किल की ओर से पैरवी। तो उस पैरवी के दौरान अगर उसे कोई धनराशि प्राप्त होती है, क्योंकि वह एक तरीके से उसका अधिकृत अभिकर्ता है, तो उस प्राप्त धनराशि की सूचना वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने मुवक्किल को देगा। और अगर वो उस धन की मांग करता है तो वो एडवोकेट वकील साहब उसे रोक नहीं सकते, और अगर वो रोकते हैं, ठीक है ना, तो वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा। नियम 28 क्या कहता है नेक्स्ट, बकाया राशि का फीस में समायोजन। नियम 28 के अनुसार कार्रवाई की समाप्ति के बाद खर्च के लिए दी गई अथवा भेजी गई रकम अथवा कार्रवाई के दौरान प्राप्त रकम यदि बची है तो वह अपने को दे निर्धारित फीस में समायोजित कर सकता है। अगर उसके पास में कुछ राशि बच गई है, फीस बकाया है तो। और नियम 29 इसके साथ क्या कह रहा है कि यदि फीस निर्धारित नहीं है तो कार्रवाई समाप्ति के बाद बचे हुए धन में से न्यायालय के नियमों के अनुसार दे फीस घटाकर शेष राशि मुवक्किल को वापस कर देगा। यानी कि नियम 2 एक साथ 28 और 29 क्या कह रहे हैं कि वह फीस अपनी बकाया ले सकेगा। अब बात है कि साहब फीस तय ही नहीं है कि कितनी ली जानी है, तो न्यायालय के नियमानुसार अपनी फीस लेकर शेष राशि वह क्या करेगा, अपने मुवक्किल को वापस दे देगा। नियम 30, हिसाब किताब प्रस्तुत करने का कर्तव्य। नियम 30 के अनुसार मुवक्किल के को लेखे की एक प्रति मांगे जाने पर उसके द्वारा दी जाएगी, बशर्ते वो नकल शुल्क का भुगतान किया जाए। यानी कि उसका क्लाइंट उससे पूरी अपनी बैलेंस शीट मांगता है तो वो पूरी बैलेंस शीट, हिसाब किताब का जो लेखा जोखा है वह अपने मुवक्किल को प्रस्तुत करेगा।
और लास्ट में हम बात करें कि अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह ऐसा समझौता ना करे जिससे उसके पास पड़ी राशि का ऋण में परिवर्तन हो जाए। इस कर्तव्य से स्पष्ट है कि अधिवक्ता मुवक्किल पर ऋण का भार न डाले, अर्थात अपने संबंधों को लेनदार व देनदार में न बदले। हुआ क्या साहब, हमने अभी तक बात की कि वह क्या करेगा, हिसाब किताब देगा। अब इस हिसाब किताब में क्या हो गया, वकील साहब के पास में क्लाइंट के पैसे रह गए 5,000 रुपये। अब वकील साहब क्या कह रहा है, तू ये समझ ले कि ये उधारी के रूप में रह गए, तूने मुझे उधार दे रखे हैं, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या कह रहा है कि कर्तव्य है कि ऐसा समझौता ना करे जिससे उनके पास पड़ी राशि का ऋण में परिवर्तन हो जाए। हमने कहा सारा लेखा जोखा दिखाया जाएगा, नकल फीस दे दी, हमने सब कर दिया। अब बैलेंस में क्या निकला, क्लाइंट के रुपए निकल गए। अब वकील साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा कर तू ये मान ले कि ये पैसे तूने मुझे उधार के रूप में दिए हैं। तो ऐसा न करने का उनका कर्तव्य यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने अपनी इन 3 क्लासों के माध्यम से एक अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति, मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य है, उसकी हमने विस्तृत चर्चा की। पेपर में पूरा प्रश्न लगभग इसके ऊपर आ जाता है, और या इनमें से किसी 1-2 पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जिसके ऊपर आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।